नमस्कार। मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। पिछले कुछ दिनों में इंडियन स्टॉक मार्केट्स में काफी बड़ा करेक्शन हमें देखने के लिए मिला है और कुछ ही महीनों में $1 ट्रिलियन से ज्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन बाइकआउट हो चुकी है। इस लंबे डाउन टर्न ने डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को काफी चिंता में भी डाला है, खासकर उन इन्वेस्टर्स को जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ मार्केट में आते हैं। जब आप अपनी वेल्थ को रोज थोड़ा थोड़ा गिरते हुए देखते हैं, अपने पोर्टफोलियो को नीचे जाते हुए देखते हैं, तो डेफिनेटली फ्यूचर के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और दिमाग में बहुत सारे डाउट्स भी आते हैं। क्योंकि हमने जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, हमने किसी प्लानिंग के साथ करा है, उसका हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग हो, बच्चों का सेटलमेंट हो, या और भी कोई चीज़ हो सकती है। और जब हमें दिखाई देता है कि एकदम से वो पैसा नीचे आ रहा है या उस फंड की वैल्यू नीचे जा रही है, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करता ही है। निफ्टी 50 इंडेक्स में पिछले 165-170 डेज में 16% से ज़्यादा की गिरावट आई है, जो कि रिसेंट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रोलॉन्ग और सीवियर डिक्लाइंस में से एक है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के हिसाब से तो जो 5 महीने तक लगातार निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, ऐसा निफ्टी के इंसेप्शन से लेकर अब तक नहीं हुआ है। और इंडियन स्टॉक मार्केट्स में भी 29 ईयर्स के बाद ऐसा हुआ है। इस करेक्शन के पीछे कई रीजन है, जैसे कि वीक कॉर्पोरेट अर्निंग्स, हाई वैल्यूएशन प्रीमियम्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो और इकोनॉमिक चैलेंजेस जैसे कि जीडीपी ग्रोथ का स्लो हो जाना और इन्फ्लेशन का बढ़ जाना। इसके अलावा इंडिया की ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर भी घटकर अब 3% के आसपास आ चुकी है, जबकि पिछले साल ये 4% से ज्यादा थी। आज हम मार्केट में इस करेक्शन के रीजंस को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे किन सेक्टर्स में, किन कंपनीज ने सबसे ज़्यादा डाउनफॉल खाया है, इस डाउनफॉल की वजह क्या है, अगर सेक्टर स्पेसिफिक कोई डाउनफॉल है या ओवरऑल कोई डाउनफॉल है, तो किन फैक्टर से ये डाउनफॉल कंट्रोल होता है और आगे चल के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के सामने किस तरह की चैलेंजेस हैं और किस तरीके का एक व्यू लेके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। पिछले दिनों जब मार्केट गिर रहा था तो मैं बहुत सारे अकाउंट्स में पढ़ रहा था कि गिरते हुए मार्केट में हमें आप कोई गाइडेंस नहीं दे रहे हैं। जब मार्केट बढ़ता है तब तो आप बात करने चले आते हैं और जब भी मार्केट गिरता है तो आप दुम दबा के भाग जाते हैं। तो मैं कहीं भागा वागा नहीं था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ चेंजेस चल रहे थे और वो चेंजेस मैं आपको बता भी चुका हूँ किस तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस हमने अपने पूरे मॉडल में किए हैं। लेकिन गिरते हुए मार्केट में गाइडेंस से ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। अगर हम किसी भी तरह का राइज डिसीजन लेंगे, खासतौर से तेजी से गिरते हुए या तेजी से बढ़ते हुए मार्केट में, वो डिसीजन बाइंग का भी हो सकता है, सेलिंग का भी हो सकता है, ओवर एक्सपोजर या अंडर एक्सपोजर का भी हो सकता है। तो आगे चल के हमारे पोर्टफोलियो भी काफी खतरनाक होता है। अब आज के इस वीडियो में सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिसेंट करेक्शन जो हुआ है इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इसमें एक बात ध्यान रखिए कि ये भी कोई एक फैक्टर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप पूरे इस करेक्शन का बोझ डाल सकते हैं या पूरे इस करेक्शन का रीजन बता सकते हैं कि सिर्फ इस एक फैक्टर की वजह से ये एक मेजर फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर आता है ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। ट्रेड टेंशंस, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स और सप्लाई चेन डिसरप्शंस ने ग्लोबल मार्केट्स को वॉलेटाइल बना दिया है। पहले रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट था, मिडिल ईस्ट टेंशंस थी, कमोडिटी प्राइसेस का फ्लक्चुएशन, ये भी सब इंस्टेबिलिटी के रीजंस बन जाते हैं। यूएस और चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमीज में अनसर्टेन पॉलिसीज ने भी मार्केट को काफी अफेक्ट किया है। अब अगर यूएस में फिस्कल पॉलिसी पर देखा जाए तो फेड के इंटरेस्ट रेट हाइक्स और डेट लेवल्स पर डिबेट्स चल रही हैं, जबकि चाइना में टेक और रियल एस्टेट सेक्टर्स पर क्रैकडाउन, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और जीडीपी स्लोडाउन में इमर्जिंग मार्केट जैसे कि इंडिया को काफी इंपैक्ट किया है। जब भी हम अनसर्टेन पॉलिसीज की बात करते हैं तो यहाँ पे एक छोटी सी बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर्स के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हों, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हों, यानी कि रिटेल या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हों या फॉरेन इन्वेस्टर्स हों, सिर्फ दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है पॉलिसीज में, सर्टेनिटी और क्लैरिटी। यानी कि सरकार चाहे किसी भी देश की हो, क्या पॉलिसीज बनाने वाली है, अगर उसमें क्लैरिटी है और सर्टेनिटी है कि ये पॉलिसी जब बनेगी तो कुछ साल तक स्टे करेगी, ऐसा नहीं कि रोज रोज या हर बजट के साथ वो पॉलिसी चेंज होंगी, तो इन्वेस्टर्स को ऐसी बातें अच्छी लगती हैं और मार्केट्स को स्टेबलाइज करती हैं। जीडीपी को भी आगे चल के ग्रोथ देने में ये फैक्टर्स काफी हेल्प करते हैं। फिर दूसरा फैक्टर आता है डोमेस्टिक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हुई है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अर्बन डिमांड कम होने से इंडस्ट्रीज काफी अफेक्ट हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आईआईपी सिर्फ 2.3% बढ़ा है, जबकि पिछले साल ही मेरी 5.7% था। सर्विसेज सेक्टर भी काफी स्टैग्नेंट है, खासकर रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और कंज्यूमर स्पेंडिंग भी कम हो रही है, ऐसा काफी सारी रिपोर्ट्स में हम पढ़ सकते हैं। फरवरी 2025 में टू व्हीलर सेल्स 9% घट गए थे, पैसेंजर व्हीकल सेल्स 6% और कमर्शियल व्हीकल्स 8% घट गए थे। राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, हायर इंटरेस्ट रेट्स और रूरल इनकम्स के गिरने से कंज्यूमर सेंटिमेंट लो हुआ है और डेफिनेटली जीडीपी को, प्रोग्रेस को, ग्रोथ को, ये सारी चीजें बहुत हेवीली टेंड करती हैं। थर्ड फैक्टर आता है कॉर्पोरेट अर्निंग्स का। कई इंडियन कंपनीज ने एक्सपेक्टेड से कम अर्निंग्स रिपोर्ट की हैं। इसमें आईटी, फार्मा, एफएमसीजी जैसे पूरे पूरे सेक्टर्स भी इंक्लूडेड है, जो इनपुट कॉस्ट बढ़ने और डिमांड कम होने के प्रेशर को झेल रहे हैं।
हाई इंटरेस्ट रेट्स ने प्रॉफिटेबिलिटी को भी इम्पैक्ट किया। पिछले 2 क्वार्टर्स में निफ्टी 50 की 60% कंपनीज के प्रॉफिट्स ने एनालिस्ट के एस्टिमेट्स को मिस किया है। जब भी कोई प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आने वाला होता है या कि जब भी कंपनी अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करने वाली होती है, तो डिफरेंट एनालिस्ट अपनी अपनी राय देते हैं। तो बताते हैं कि इस क्वार्टर में या इस पूरे साल में, इस 6 मंथ्स में, 9 मंथ्स में कितना प्रॉफिट बढ़ सकता है, घट सकता है। अगर कंपनीज उन एस्टिमेट्स को मिस करती हैं नेगेटिवली, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, पूरे सेक्टर में भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर सेक्टर की ओवरऑल ग्रोथ स्लो हुई है, उस पर्टिकुलर कंपनी को भी डाल सकता है। अगर पॉजिटिवली मिस करती हैं यानी कि एस्टिमेट्स को ओवरशूट कर जाती हैं, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। फोर्थ डोमेस्टिक फैक्टर आता है बैंकिंग सेक्टर चैलेंजेस। अब इंडसइंड बैंक के डेरिवेटिव इश्यूज ने बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर काफ़ी कंसर्न्स बढ़ा दिए हैं। ऐसा लग रहा था पिछले कुछ सालों की से कि जो बैंकिंग सेक्टर की प्रॉब्लम्स हैं और इस तरह की जो अचानक से खबरें आती हैं कि इस सेक्टर में या इस पर्टिकुलर बैंक में ऐसा कुछ हो गया, शायद ये पास्ट की बातें हो गई हैं। बट इंडसइंड बैंक के इस डेरिवेटिव्स इशू ने फिर से उन सारी चीज़ों को याद दिला दिया। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एनपीएस का राइज और एनबीएफसीज में लिक्विडिटी क्रंच ने भी मार्केट में काफ़ी फियर क्रिएट किया है। आरबीआई ने स्ट्रेस टेस्ट किए हैं, लेकिन इन्वेस्टर सेंटिमेंट अभी भी कॉशियस है, क्योंकि तमाम स्ट्रेस टेस्ट के बाद भी ये फैक्टर या ये एक डेवलपमेंट निकल कर आया है। पिछले कुछ दिनों जो आपने देखा है वो एक तरह का स्लो मोशन कोलैप्स हुआ है। मार्केट करेक्शन को देखा जाए तो 16% की गिरावट कैटास्ट्रोफिक नहीं लग सकती, लेकिन करेक्शन 165 डेज से ज़्यादा चल रहा है, जबकि एवरेज 70 डेज होता है। यानी कि 70 डेज तक करेक्शन रहता है, उसके बाद मार्केट किसी न किसी तरह की रिकवरी या स्टेबिलिटी देता है, जिसमें 14% तक का डिक्लाइन झेला जा सकता है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ड्यूरेशन के हिसाब से भी और परसेंटेज डिक्लाइन के हिसाब से भी, दोनों हिसाब से ये चीज़ ओवरशूट हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स 20 से 30% तक की गिरावट हुई है। इनफैक्ट कुछ स्मॉल कैप्स में तो 60-70% तक की गिरावट भी हुई है। रुपये भी डॉलर के सामने 5% गिर चुका है। हाई वैल्यूएशन, स्लो ग्रोथ, ग्लोबल अनसर्टिनिटी ने एक पूरा बियरिश माहौल यहाँ पे क्रिएट कर दिया है और वो धीरे धीरे एक्सटेंड ही होता जा रहा है। एफआईआई ने सितंबर 2024 से अब तक करीब $15 बिलियन विड्रॉ कर लिए हैं, जो मेनली बैंकिंग, आईटी और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर से है। अब इसमें यूएस बॉन्ड यूज भी बढ़े हैं, तो इंडियन इक्विटीज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए कम अट्रैक्टिव हो गए। जब भी आप इंडियन इक्विटीज के रिटर्न्स को कैलकुलेट करते हैं तो इसको दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले तो हम रुपी टर्म्स में करते हैं। अब ऑब्वियसली हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम रुपयों में पैसे कमाते हैं, रुपीज़ में हम इन्वेस्ट करते हैं। जो इन्वेस्टर्स बाहर से आते हैं वो मेनली डॉलर एक करेंसी है जिसमें वो लोग डील करते हैं। डॉलर को वो लोग रुपयों में कन्वर्ट करते हैं और फिर इंडियन स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। जब वो प्रॉफिट बुक करते हैं और वापस यहाँ से पैसा ले जाना चाहते हैं तो उन रुपयों को वापस डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जितना भी टाइम यहाँ पे निकलता है उतने दिनों में अगर डॉलर महंगा होता चला जाता है तो उनके प्रॉफिट्स की वैल्यू कम होती जाती है। तो इसलिए जब आप रुपी टर्म्स में प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करेंगे तो पिछले 7-8 साल में करीब 12-13% के आसपास का निफ्टी का यील्ड रहा है। लेकिन जब आप डॉलर टर्म्स में उसको कैलकुलेट करेंगे तो वही यील्ड 7-8% पे आ जाता है। उसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स की प्रॉब्लम्स हैं जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बहुत सारे रैपिडली डेवलपिंग या डेवलप कंट्रीज में फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं होता। तो ये सारे फैक्टर्स क्यूमुलेटिवली मिल करके एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करते हैं अगर बाकी फैक्टर्स भी नेगेटिव चल रहे हो। अगर हम मेजर मार्केट करेक्शंस की हिस्ट्री को देखें, खासतौर से रीसेंट हिस्ट्री को, मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, तो जुलाई 2015 से फरवरी 2016 तक 19% का यानी कि 19% डिक्लाइन रहा था, जो कि 218 दिन तक चला था। और इसमें चाइना स्लो डाउन मेजर फैक्टर था। 2008 की ग्लोबल क्राइसिस तो हम सबको पता है, 178 डेज तक एग्जैक्टली ये डिक्लाइन चला था और 54% इंडेक्स डिक्लाइन हुई थी। नेक्स्ट डिक्लाइन रिसेंटली जो हमने देखा है 2024-25 का 16% डिक्लाइन हुआ और 165 डेज तक चला है, जिसमें वीक अर्निंग्स और हाई वैल्यूएशंस मेनली रीजंस बने रहे हैं। सवाल आता है, क्या मार्केट बॉटम के पास पहुंच चुका है? कुछ एनालिस्ट डेफिनेटली ऑप्टिमिस्टिक हैं, जैसे कि मॉर्गन स्टैनली को कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन, गवर्नमेंट बैक इंफ्रा इन्वेस्टमेंट्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स में रिकवरी, ये सब भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को पूरी तरीके से इंटैक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे यंग पॉपुलेशन, डिजिटल पुश, पॉलिसी रिफॉर्म्स, ये सब बातें भी इसको सपोर्ट करेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में पीएलआई और इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। आरबीआई की कोरेक्टिव पॉलिसी और एक्सपेक्टेड रेट कट 2025 के सेकेंड हाफ तक मार्केट को टेलविंड प्रोवाइड कर सकते हैं। FY26 में 12 से 15% तक की अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट हो रही है, जिसमें कॉस्ट कंट्रोल और इंफ्रा स्पेंडिंग काफी बड़े सपोर्टिंग फैक्टर्स रहेंगे। निफ्टी 50 की फॉरवर्ड पी 18.1x है, जो कि 5 ईयर एवरेज से 7% डिस्काउंट पे है। वहीं दूसरी तरफ कुछ और बड़े फाइनेंशियल हाउसेज जैसे कि नुवामा के एनालिस्ट ये कहते हैं कि इक्विटीज अभी भी बॉन्ड्स के मुकाबले महंगी हैं और अर्निंग्स रिकवरी के बिना डाउनसाइड रिस्क अभी भी बना हुआ है।
सवाल आता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ऐसे में किन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करें, किस तरीके से अपने इंटरेस्ट को हम सेफ गार्ड कर सकते हैं। सबसे पहली बात, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना होगा। करेक्शंस इन्वेस्टमेंट साइकिल का हिस्सा है। अगर स्टॉक मार्केट में हमें करेक्शन से या वोलेटिलिटी से डर लगता है तो बेटर है कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि यहाँ पे करेक्शंस पहले भी होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। स्कैम्स भी आते रहे हैं, स्कैम्स आते नहीं रहेंगे। कुछ अनफॉर्चुनेट, अनप्रेसिडेंटेड और एकदम से अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ भी आ सकती हैं, जैसे कि इंडसइंड बैंक में आई। ये किसी बैंक में, किसी एक कंपनी में, किसी एक सेक्टर में भी आ सकती हैं, पहले भी ऐसा हुआ है। करेक्शंस इन्वेस्टमेंट साइकिल का एक इंटीग्रल पार्ट है। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स में, यानी कि 6 to 24 मंथ्स में ये रिकवरी आ जाती है जब भी कोई इस तरह का मेजर कॉल होता है। दूसरा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन, जिसके ऊपर मैं हर वीडियो में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करने से ये माना जाता है कि अगर हम इन सारी एसेट क्लासेस में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और डिस्ट्रीब्यूट करें तो उससे हमारा एसेट कम होता है। हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की। स्टॉक मार्केट्स में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपने किसी एक कंपनी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है तो डेफिनेटली आपकी सारी खुशी और आपका सारा दुख सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि वो एक कंपनी परफॉर्म करती है या नहीं करती। मार्केट में ओवरऑल फॉल हो या उस पर्टिकुलर सेक्टर में फॉल हो या उस एक कंपनी में फॉल हो, आपका पोर्टफोलियो बहुत नेगेटिव हो सकता है। वहीं पे अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से बैलेंस करके, डाइवर्सिफाई करके, सोच समझ के क्रिएट किया है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट किया है, तो आपका पोर्टफोलियो वेरी बैलेंस्ड रहता है। अगर किसी एक सेक्टर में गिरावट आती है तो दूसरा सेक्टर को संभाल लेता है। किसी एक सेक्टर की कंपनी में भी कोई गिरावट आती है तो उस सेक्टर की दूसरी कंपनी आपके पोर्टफोलियो को संभाल सकती है। बट जिस तरह का माहौल इस समय यहाँ पे लिखा जा रहा है, ये एक सिस्टमैटिक करेक्शन है, यानी कि कोई भी सेक्टर, कोई भी कंपनी यहाँ पे इस करेक्शन से नहीं बची, चाहे वो स्मॉल कैप हो, माइक्रो कैप हो, एसएमई स्टॉक्स हो, मिड कैप्स हो, लार्ज कैप हो या लार्जेस्ट कैप्स हो, यानी कि ब्लू चिप्स हो। तो इस समय तो सारे ही स्टॉक्स गिरे हैं, बट इस समय भी डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस को हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। असेट्स को मिक्स करके रेगुलरली एडजस्ट करना जरूरी है। इससे रिस्क और रिवॉर्ड का एक बैलेंस बना रहता है। व्हाट इज पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग? सीधी सी बात है कि अगर आपका कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसमें से आप थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करिए, किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। अब जब प्रॉफिट बुकिंग की बात हो रही है तो ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, कोई भी रूल नहीं है जिसे फॉलो करके हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट वे ऑफ प्रॉफिट बुकिंग या दिस इज द बेस्ट वे ऑफ सेलिंग। लेकिन पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमने किसी भी स्टॉक को मल्टी बैगर रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट किया है, जब वो स्टॉक डबल या ट्रिपल हो जाता है तो कम से कम हम उसे अपना इन्वेस्टमेंट को उसमें से अपना निकाल लेना चाहिए, ताकि हम उसको एक रिस्क फ्री तरीके से अब उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट को जो हमने निकाला है, जो प्रॉफिट हमने बुक किया है, जो कैपिटल हमने फ्री करी है, उसको हम किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे हमें डाइवर्सिफिकेशन भी मिलती है, साथ ही साथ हमारा रिस्क भी कम होता है और जो बचा हुआ स्टॉक है उसे हम बिना किसी रिस्क के अब होल्ड कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स का कोई एसआईपी कर रखी है और आप देख रहे हैं कि आपका फंड नीचे आ रहा है, उसकी यूनिट कॉस्ट नीचे आ रही है, तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है बाय ऑल मींस। अब ऐसे में जिस समय उसकी यूनिट की वैल्यू कम है, हम अपनी एसआईपी को रोक दें। उसके बाद एसआईपी को तब रिज्यूम करें जब यूनिट की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाए या वो बढ़ चुकी हो। तो फायदा तो हमें कुछ होगा नहीं। हमें फायदा तभी होगा जब गिरी हुई एनएवी पे, यानी कि गिरी हुई यूनिट वैल्यू का हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो जितने समय तक भी ये मार्केट गिरा रहता है, जितने समय तक भी आपकी यूनिट्स की वैल्यू कम रहती है, मैक्सिमम पैसा अगर उसके अंदर जाता रहेगा धीरे धीरे, अगर और गिरता है तो हम और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यही तो सबसे बड़ा फायदा है एसआईपीस का, या यही तो सबसे बड़ा फायदा है एक रेगुलर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट का, कि अगर महीने दर महीने, हफ्ते दर हफ्ते मार्केट गिरता नहीं रहता है, आपकी वैल्यू कम भी होती रहती है, तो आप जो नेक्स्ट बाइंग करते हैं, नेक्स्ट परचेज करते हैं, वो भी आपकी लो वैल्यू पे होती है, जिससे लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। क्वालिटी स्टॉक्स पे फोकस रखना इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स कंपनीज के होने चाहिए, जैसे कि लो डेट, हाई आरओई वाली कंपनीज हों। ये डाउन टर्म में बेटर परफॉर्म करती हैं और जैसे ही मार्केट्स में कभी आती है तो इनमें हमें अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। क्योंकि इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी होना चाहिए कि आप ओवरली इन्वेस्टेड मार्केट के अंदर कभी हो, और मार्केट टाइमिंग से हमेशा बचना चाहिए। मार्केट मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कभी भी मार्केट को टाइम कैलकुलेशन करिए मत, सोच समझने की कोशिश करिए, सोचने की कोशिश करिए कि बॉटम आ गया या अब टॉप आ गया। सिर्फ मार्केट की साइकिल्स को कैसे मैनेज करना है वो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस समय अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी पे भी ध्यान दीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करिए। आप समझने की कोशिश करिए किस तरीके से कंपनीज के फंडामेंटल्स को एक्चुअली में, वैल्यूएशंस को एनालाइज किया जाता है, जिससे हम एक अच्छा मल्टी बैगर पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म या छोटे प्रॉफिट्स, 10-20% वाले प्रॉफिट्स की टेम्पटेशन से भी बचना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मल्टी बैगर स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर
इस तरह के डाउन टर्न से हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। यहाँ पे आके हमें पता चलता है इस तरह के डाउन टर्न्स में कि मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट्स के जो एक्चुअल बेनिफिट्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट्स ही हैं जो कि इस तरह के डाउन टर्न से हमें बाहर निकाल सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं, पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, उनके साथ मिलकर रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि रिकवरी किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती है, सबसे पहले तो फिस्कल और मॉनेटरी सपोर्ट है। गवर्नमेंट आरबीआई ये सब में करके अगर हमें किसी भी तरह का मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट दे सकते हैं कंपनीज को, इकोनॉमी को, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, अगर इससे कुछ भी आराम मिलता हो सोच कर दे तो स्मॉल कैप और मिड कैप इस समय काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस में है। और स्मॉल कैप मिड कैप के भी स्मॉल कैप्स मिड कैप्स के मुकाबले काफ़ी सस्ते हो चुके हैं। मिड कैप्स 50% प्रीमियम पर चल रहे हैं जबकि स्मॉल कैप सिर्फ 10% प्रीमियम पर है। अर्निंग्स आउटलुक की बात अगर करी जाए तो डिमांड रिकवरी तो होनी ही होनी है, ये साइक्लिकल है और काफ़ी सारी सेक्टर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा में या मार्जिन सबको होने के सिग्नल्स हमें ऑलरेडी मिलने शुरू हो गए। निफ्टी 50 की ईपीएस 12 to 15% ग्रो करने के एस्टिमेट्स पहले ही आ चुके हैं। इसके लिए डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़रूरी है और अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से बैलेंस करना काफ़ी ज़रूरी है। कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स एक प्रोलॉन्ग करेक्शन फेज में, जिसमें डोमेस्टिक चैलेंजेस जैसे कि स्लो जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, वीक अर्निंग्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के आउटफ्लोज मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। मार्केट वोलेटिलिटी, फिस्कल पॉलिसीज, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स और सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज की वजह से काफ़ी बढ़ चुकी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डिसिप्लिन, डाइवर्सिफिकेशन, क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिस्कल और मॉनेटरी ईजिंग के साथ स्मॉल कैप्स अपॉर्चुनिटीज आ भी रही हैं और आगे भी आ सकती हैं, लेकिन कॉशन जरूरी है। ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप का मतलब किसी भी कंपनी की मार्केट कैप कम है या जिसका जो आपको पेनी स्टॉक लगता है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स तो आज तक स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक्स में डिफरेंस ही नहीं समझ पाए, लेकिन इम्पल्सिव डिसीजन किसी भी स्टॉक में बाइंग का बहुत गलत हो सकता है। और यहाँ मैं कहेगा कि किसी भी एक स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट करने से आप अपने पोर्टफोलियो को अननेसेसरी रिस्क कर देते हैं। इस समय पेशेंस चाहिए, इस समय पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनिक से बचिए और मार्केट करेक्शंस को स्ट्रैटेजिक एंट्री पॉइंट्स की तरह यूज करिए। हिस्टोरिकली हमें ये देखने को मिला है कि डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स ने डाउन टर्न्स में अंडर वैल्यूएशन का हमेशा फायदा उठाया है, चाहे वो कोविड क्राइसिस रही हो या किसी भी और डाउन टर्न रहा हो। सेक्टर रोटेशन, वैल्यू इन्वेस्टिंग और टेक्निकल एलोकेशन के साथ लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को इन्हांस हम कर सकते हैं। पहले भी हमने करा है और आगे भी हम कर सकते हैं। हाई क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि स्टॉक फंडामेंटल्स और कंसिस्टेंट अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई दे रही है, यानी कि जिनकी ऑर्डर बुक्स अच्छी हैं, जिनकी अर्निंग्स विजिबिलिटी हमें अच्छी है। ये मार्केट वोलेटिलिटी से हमें बाहर निकलने में, स्टेबिलिटी की तरफ जाने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। एक और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्मॉल कैप्स के लिए आगे चल के क्या रोड अहेड है। साथ ही साथ वो सारी कंपनीज और वो सारी सेक्टर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं, उनमें अब किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। अगर आप हमारी सेबी रजिस्टर्ड मल्टी बैगर रिकमेंडेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज वीडियो बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।